जय श्री कृष्णा। मैं ऋचा गोस्वामी आज आपके सामने भारत की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस समय चैनलों में हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के प्रथम वर्ष के समापन पर बहुत सी बधाइयाँ पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा पेश की जा रही हैं। पार्टी नेता बार बार टीवी चैनलों पर आकर के मोदी जी के महान नेतृत्व की सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। पर यदि सब कुछ इतना ही सही है तो फिर भारत में स्थितियां सारी बिगड़ी हुई क्यों नज़र आ रही हैं। यदि आप देखें, सबसे पहले जब कोरोना का संक्रमण काल आरंभ होने वाला था, राहुल गांधी जी ने फरवरी के मिड में बार बार सरकार को चेताने की कोशिश की कि आप समय पर लॉकडाउन लगाइए, ट्रंप के स्वागत में मत लगिए, आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में मत लगिए, आप सबसे पहले भारत के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। परंतु उस समय भाजपाइयों ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए और पूरे भारत के स्वास्थ्य को ताक पर रख करके 22 मार्च तक लॉकडाउन नहीं किया, जबकि WHO के अनुसार 4 मार्च को भारत में लॉकडाउन लागू हो जाना चाहिए था, तब नहीं किया। और उसके बाद अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के आप एकदम से 130 करोड़ देशवासियों के ऊपर लॉकडाउन का रात 8 बजे एक बार घोषणा करके और 12 बजे आदेश थोप देते हैं। उसके बाद बिना किसी नीति निर्धारण के किए हुए लॉकडाउन के दुष्परिणाम ये आते हैं कि आज भी कई हज़ार किलोमीटर, लाखों करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक गर्भवती महिला रोड पे बच्चे को जन्म देने के बाद में 160 किलोमीटर पैदल चलती है। जिस देश में इस प्रकार मजदूरों के प्रति संवेदनहीनता हो रही हो, वहाँ की सरकार जय जयकार की पात्र कैसे हो सकती है। यदि आप देखें कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल गया है, किस तरीके से प्रतिदिन लोग अब ये सोच रहे हैं कि जान बचाएं कि रोजगार बचाएं। 20,000 लाख करोड़ का एक झुंझुना पकड़ा दिया, जो कहना चाहिए कि केवल भ्रम मात्र लोगों में पैदा किया गया। लोगों से बार बार कहा जा रहा है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। परंतु यदि आप देखें कि किस तरीके से कहाँ हम लॉकडाउन से पहले मात्र 500 से भी कम रोगियों पे पूरे भारत में थे, और अब भारत में संक्रामक रोगियों की संख्या 1,70,000 से भी अधिक बढ़ चुकी है। इस तरीके से सभी देशों में हमारा एशिया के उसमें पहला नंबर, चीन से भी आगे हम आंकड़ों के उसमें निकल चुके हैं। और इसके अलावा जब हम देखें कि स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई, क्या स्ट्रेटजी अपनाई मोदी जी ने, पहले लॉकडाउन में भी सेम स्ट्रेटजी, उसके ख़त्म होने के बाद दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी हम लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु कोई नई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई जा रही है, कोई नए कार्य नहीं हो रहे हैं। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए पर्याप्त उपकरण नहीं है सुरक्षा के। और इसके अलावा भी आप देखें कि सबसे पहले लॉकडाउन के बाद बदले की राजनीति जिसे कहते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने प्रारंभ कर दी, जिसमें बहुत से बुद्धिजीवी, लेखकों, पत्रकारों, छात्रों, जिन्हें वॉइस ऑफ डिसेंट कहा जाता है, उन्हें क्रिमिनलाइज कर, उन्हें ज़बरदस्ती मामलों में फंसा करके बंद किया गया। जहां सबसे ज़्यादा संक्रामक रोगियों से पीड़ित है महाराष्ट्र, उस सरकार को गिराने के लिए भी सत्ता की लोलुप भाजपा लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र रचती ही रही है। मध्य प्रदेश के षड्यंत्र को आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा ही है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में लगातार षड्यंत्र कर करके कमलनाथ सरकार को गिराया गया। यदि हम कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को देखें और शिवराज सिंह के कार्यकाल को देखें तो आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि कमलनाथ जी ने किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी का प्रावधान चलाया था वो शिवराज जी ने बंद करवा दिया। उसके बाद कमलनाथ जी ने उस समय पर प्रति किसान पर 200 यूनिट तक प्रति यूनिट में 1 रुपये बिजली शुल्क कर दिया था, परंतु शिवराज जी ने वही बिजली शुल्क अब 7 रुपये प्रति यूनिट कर दिया है। कमलनाथ जी ने शराबखोरी पर नियंत्रण करने की कोशिश की, परंतु शिवराज जी ने उसी शराब विक्रय के मामले को इतना बढ़ाया कि घर घर, गांव-गांव में जा कर के शराबें लॉकडाउन के टाइम पे बिकवाई गईं। उसके बाद आपने देखा है कि इन 15 सालों के कार्यकाल में भी शिवराज जी ने रेत माफिया और भू माफिया, कॉलोनाइज़र और बार डांस संस्कृति को प्रोत्साहन देना और कई अवैध कार्यक्रमों को बहुत उनने प्रोत्साहन दिया, जिससे
हमारे यहाँ पे महिलाओं का जो स्तर ये आपराधिक मामलों का स्तर है वो भी बढ़ा। और इसके अलावा भी अभी भी लगातार शिवराज सरकार तबादलों पे तबादले कर रही हैं, जबकि इसी तबादले नीति का कांग्रेस के समय पे वो विरोध करते थे। तब तो वो तबादले करना ज़रूरी था, परंतु अब तबादलों की इतनी क्या आवश्यकता है कि लॉकडाउन के समय पर आप लगातार अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं। जिस तरीके के शासन की अपेक्षा इस समय महामारी के समय मध्य प्रदेश में है, वो शासन हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल ही नहीं रहा है। एक तो सरकार गिर गई, जिस तरीके का मंत्रिमंडल होना चाहिए वो विस्तार नहीं हो पा रहा है। राजभवन को भी सील कर दिया गया है। आगे उपचुनाव सामने हैं, परंतु उसकी भी कोई रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही है। तो कहने का तात्पर्य कि इतने भयंकर संकट काल में भी मध्य प्रदेश के पास एक अच्छा नेतृत्व नहीं है। तो ऐसे में जनता को तय करना है कि हमें संविधान की सुरक्षा चाहिए कि नहीं, हम तानाशाही की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम हमें भारत में लागू नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं उससे केवल और केवल ये प्रतीत होता है कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र अब खतरे में है। और इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस वन पार्टी सिस्टम को ख़त्म करें और इसके अलावा हम अपने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सही पार्टी का चुनाव करें, जो इस समय मुझे कांग्रेस के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिख रहा है। जो सवा वर्ष का कमलनाथ जी का कार्यकाल रहा वो बहुत बेहतर रहा है। आप लोगों ने स्वयं उसे अनुभव भी किया है। आज कमलनाथ जी के व्यक्तित्व के सामने शिवराज जी का कार्यकाल बहुत छोटा समझ में आ रहा है। इसलिए विवेकपूर्ण कार्य कीजिए और मैं मोदी जी के इस नेतृत्व की बधाई तो नहीं देना चाहूँगी, बल्कि इस नेतृत्व में बहुत कमियां हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं।